हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। तो चलिए आज मैं आपको कुछ गेट के जो प्रॉब्लम आए हुए हैं और फ्रिक्वेंटली आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी उन क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, ये नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, जो कि रोची थ्योरम से आपको बहुत आसानी से ही सॉल्व हो जाता है। रोची थ्योरम से कि नंबर ऑफ जीरोस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, यूजिंग द रोची थ्योरम। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ जीरोस पूछा हुआ है, देखिए इस डोमेन के अंदर में पूछा हुआ है। ये क्या है, बहुत आसान है। देखिए मॉड जेड इज लेस देन 2 है। इसमें पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। इसके जो फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन इज बेसिकली एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर 6 माइनस 5 जेड रेज टू द पावर 4 एंड प्लस 10। बहुत ही ईजी है। देखिए दिस इज ए सर्किल, आपको पता ही है ये सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल का इक्वेशन ये होता है जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो यहाँ सर्किल का बेसिकली सेंटर जो है 0 है, क्योंकि जेड माइनस 0 लेस देन 2, मतलब रेडियस 2 है, और उस रेडियस 2 के हम अंदर वाले पॉइंट को सिर्फ कंसिडर करेंगे, यानी ओपन सर्किल है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ जीरोस इस सर्किल के अंदर होंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब इसके रूट कितने होंगे जिस पे ये फंक्शन 0 हो जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान और छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। या तो नंबर ऑफ जीरोस 6 होंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। देखिए यहाँ पे जेड के पावर पे ही डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो इसमें बेसिकली आप 3 केसेस लेके चल सकते हैं, और विद इन 1 मिनट ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहला, आप f1x, इस टोटल fx को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। f1 ऑफ z, दैट इज, पहले इसको z पे पावर 6 ले लीजिए, और जो बचा हुआ है दूसरा, उसको फंक्शन सपोज कर दीजिए gz, दैट इज माइनस 5 z पे पावर 4 प्लस 10, राइट। अब आपको क्या करना है, ये रोची थ्योरम का कंडीशन है कि अगर आपका g1 बाई जेड, राइट, डिवाइडेड बाई f1 बाई जेड अगर लेस देन 1 आता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 आता है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 6 हो जाएंगे। जो भी डिनोमिनेटर में होगा उतनी ही, जितना उसका पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इस कंडीशन को यहाँ से चेक करिए इस सर्किल के लिए। तो देखिए इस सर्किल के लिए आप चेक करेंगे g1 जेड, यही g1 जेड है, ये आपका आ जाएगा माइनस 5 जेड पे पावर 4 प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, जेड, f1 जेड की वैल्यू क्या है, जेड रेज टू द पावर 6। अब इस सर्किल के जब आप पुट करेंगे, इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 5 जेड पे पावर 4 प्लस 10। देखिए मॉडुलस है, मॉडुलस का आपको पता ही है, माइनस का वो भी प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड पे पावर 6, राइट। तो यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करिए। 5 इंटू आपको ये जेड ऑलरेडी दिया हुआ 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 10 divided by z raised to the power 6, यानी 2 raised to the power 6. This means that this is equal to 2 raised to the power 4. This means that it become 16 5 ja 80 and plus 1 90 divided by this 2 raised to the power what 6, यानी 64. This means that it is greater than 1, right. It does not satisfy the condition of Roche theorem. तो देखिए नंबर ऑफ जीरो जो है वो इस सर्किल के अंदर 6 जीरोस नहीं हो सकते, राइट। फर्स्ट कंडीशन आपका क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन देखिए, द सेकंड कंडीशन, अब जो हमने पहला किसको सपोज किया था, फर्स्ट वी हैव सपोज दिस f1 जेड, जेड रेज टू पावर 6 को। अब इसको सपोज करेंगे सेकंड f1 जेड, इसको मैं सपोज कर देता हूं माइनस 5 जेड रेज टू द पावर 4, और जो बचा हुआ है यानी g1 z, इसको सपोज कर देता हूं z रेज टू द पावर 6 एंड प्लस 10। सेम कंडीशन वही यहां भी आप लगाएंगे। इफ इट इज लेस देन 1, तब हम बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, देन वी से दैट नंबर ऑफ जीरोस इज बेसिकली 4। अगर ऐसा होता है तो आप यहां भी कैलकुलेट करिए। देखिए g1 z एंड डिवाइडेड बाई f1 z, जो आपने सिंगल टर्म सपोज किया यहाँ पे f1 z, इसको हमेशा आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, g1 z, that is z raised to the power 6 plus 10 and divided by minus 5 z raised to the power 4, right. This is basically equal to what, or you can write less than or equal to
z raised to the power 6 plus 10 divided by 5 into z raised to the power 4, because modulus is come here, so this negative power is also, negative value is also come positive. So this become basically 2 raised to the power 6 plus 10 and divided by 5 into 2 raised to the power 4. So this become basically 2 raised to the power 6, that is 64, and plus 10 74 and divided by 80, which is less than 1. So it is very clear the number of zeros is basically how much. If this condition is satisfied, then we say that what? If G1 by F1 is less than or equal to n, then number of zeros in what? In F1Z is equal to the number of zeros for what? F1 plus Z1, right? F1 plus G1 Z. This is a very easy, you can easily check. Yes, now the number of zeros for F1 is what? 4, right? F1 is, here you can say that the number of zeros is basically what? In this case 4. So on this basis we can say that the number of zeros for F1 plus G1. F1 plus G1 means what? F1 and G1. Once you add, this becomes z raised to the power 6 minus 5 z raised to the power 4 plus 10 is same, right? So in this case basically the number of zeros is 4, right? In the similar way you can also check for the third case. Third case means you can suppose in the third case here, it is also very easy. In the third case, this third term we suppose what? F1Z, that is equal to the 10, and the remaining term G1Z, which is basically what? Z raised to the power 6 minus 5 z raised to the power 4. In the similar way you can find the value of G1Z by F1Z, right? G1 by F1Z, that is equal to G1Z z raised to the power 6 minus 5 z raised to the power 4 and divided by 10. So you can very easily see this become 2 raised to the power 6, since modulus is come, so this become plus 5 2 raised to the power what? 2 raised to the power 4 and divided by 10. Since it is already given mod z is less than 2, so this value is greater than always 1. So the number of zeros cannot be equal to the zeros, right? So in this case the number of zeros is basically 4. So whatever is given, whatever the polynomial is given, you have just break the function into 2 पार्ट. जो पार्ट आप सिंगल टर्म में लेंगे उसी का जो पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा. कब? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई. तो देखिए पहले वाले केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, उसको हमने हटा दिया. सेकंड वाले और थर्ड वाले में सेकंड वाला ही सिर्फ सेटिस्फाई किया, थर्ड वाला नहीं. तो सेकंड वाला यही हमने बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4. These type of questions are frequently asked in GATE exam based on the Roche theorem, right? So you have to solve this question very easily, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ये गेट 2017 का क्वेश्चन है और इस तरीके का भी क्वेश्चन अक्सर आता है. आपको दो फंक्शन दे देगा, दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f1 fz और gz, राइट? और आपको बताना होगा इसमें से कौन सा एनालिटिक है या फिर नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, वन स्टेप टेस्ट बहुत आसान है. एवरी एनालिटिक फंक्शन इज हार्मोनिक. बहुत आसान है. अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, हमें इसमें दिखाना है. देखिए ये फंक्शन दिया है एफ जेड, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, राइट? एंड द सेकेंड फंक्शन जी जेड इज गिवन 2xy प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है. बहुत आसान है. देखिए एक तो आपको पता है एनालिटिक, अगर हमें बताना है तो आपको पता है एफ जेड इज एनालिटिक कब. आपको नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन आपको पता है. पहला CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई. सेकेंड द पार्शियल डेरिवेटिव, द 4 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी व्हाट, कंटिन्यूअस. लेकिन देखिए ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसे हमें जाना ही नहीं है. हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में हमें प्रॉब्लम को 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने हैं. और उसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि छोटा सा जो उसका कंडीशन होती है कि
आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एनालिटिक से रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा इट मस्ट बी हार्मोनिक। और आपको पता है हार्मोनिक का कंडीशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन्स इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो, राइट। ये दोनों ही u और v दोनों क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव आपको पता है लाप्लास इक्वेशन del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर मस्ट बी 0। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आप तुरंत उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। बहुत आसान है ये सफिशिएंट, आपको पता है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये दोनों ही हैं। लेकिन आप अगर ए वन स्टेप टेस्ट करना चाहें तो हार्मोनिक से तुरंत बता सकते हैं। अब देखिए यू है, यू ये दोनों ही फंक्शन हार्मोनिक होने चाहिए, यू चाहे वी, कब, इफ एफ इज एनालिटिक। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप del 2u बाई del x स्क्वायर निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। पहली बार करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार 2 आ जाएगा। इसी तरीके से del 2u बाई del y स्क्वायर निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u का निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्या दोनों का सम 0 आएगा, del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 4। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, मीन्स इट इज नॉट हार्मोनिक। तो एवरी एनालिटिक फंक्शन इज हार्मोनिक। तो यहाँ कह रहा है ये हार्मोनिक है नहीं, पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है एफ इज एनालिटिक। कुछ तुरंत क्रॉस चेक करिए, तुरंत आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप देखिए हार्मोनिक हो, एनालिटिक हो ही नहीं सकता क्योंकि हार्मोनिक ही नहीं है। इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन में भी कह रहा है बोथ एफ एंड जी आर एनालिटिक, ये भी गलत है क्योंकि एफ तो एनालिटिक है नहीं। अब चलिए जी को भी चेक कर लेते हैं, जी की कंडीशन क्या है। देखिए जी में आपका u की वैल्यू दिया है व्हाट 2xy, राइट। u इज गिवन 2xy एंड v इज व्हाट, v इज गिवन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इफ इट सेटिस्फाई द हार्मोनिक कंडीशन वी कैन से दैट इट इज बेसिकली एनालिटिक, राइट। तो आप यहाँ भी यही सेम कंडीशन लगाएंगे del 2u बाई del x स्क्वायर। देखिए ये आपका v है और ये आपका u था, तो del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर, क्या ये 0 आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर u को 2 बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे del u बाई del x, दिस वैल्यू बिकम व्हाट 2y, और दोबारा जब करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली और यहाँ फंक्शन है y का। अगेन इन द सिमिलर वे वंस यू कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे del u बाई del y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x आएगा, और एक बार और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस बिकम 0। सो दिस सेटिस्फाई द हार्मोनिक कंडीशन। v के लिए भी चेक कर लीजिए आप, del 2v बाई del x स्क्वायर प्लस del 2v बाई del y स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करिए। v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 बार क्या आएगा, एक बार करेंगे -2x आएगा, दूसरी बार -2 आ जाएगा, एंड प्लस y का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो एक बार करेंगे 2y और दूसरा 2, सो दिस बिकम 0। दिस मीन्स दैट इट इज बेसिकली एनालिटिक। नाउ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस कंडीशन यू कैन ऑल्सो चेक द CR इक्वेशन एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस, होगा ही होगा। तो ये जो फंक्शन g वाला था ये एनालिटिक है, राइट, लेकिन f एनालिटिक नहीं है। यहाँ पे कह रहा है थर्ड ऑप्शन में नाइदर f एंड नॉट g इज एनालिटिक, ये तो गलत कह रहा है, g तो एनालिटिक है। दिस मीन्स दैट ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो देखिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है, ना कि एनालिटिक प्रूव करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंडीशन की जरूरत है, राइट। यू लर्न द डिफिनीशन बट इन द एग्जामिनेशन ट्राई टू यूज द शॉर्ट ट्रिक्स, राइट, सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए जो 5 क्वेश्चन जैसे आपके कॉम्प्लेक्स में हर बार लगभग 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आते हैं जो गेट में आते हैं, और आपका 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। देखिए ये 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो जरूर ऐसा होगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लिया रहेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी रहेंगे। तो उन 4 क्वेश्चन को टाइम सेव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उन्हें हमें जल्दी से सॉल्व करना। जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजिली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी गेट 2019 में आया हुआ है, और यहाँ पे डिफाइन किया f इज ए फंक्शन फ्रॉम C to C मीन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एनालिटिक फॉर ऑल पॉइंट इन जेड, सारे पॉइंट पे। और यहाँ पे फंक्शन देखिए एफ जेड के बारे में क्या दिया है, कैपिटल एफ जेड दैट इज इक्वल टू पाई स्मॉल एफ जेड, देखिए स्मॉल एफ ऊपर डिफाइन किया है, कैपिटल एफ नहीं, राइट, एंड कॉट पाई जेड, राइट, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू व्हाट सी माइनस जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर को हटा देना है। ऐसे सारे पॉइंट लेना है किसके लिए, कैपिटल एफ के लिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा, रेजिड्यू ऑफ एफ एट एन, आपको रेजिड्यू पूछ रहा है एन पॉइंट पे। तो देखिए रेजिड्यू का बहुत आसान छोटा सा ट्रिक है, किसी भी पॉइंट पे इफ एफ जेड इज द गिवन फंक्शन एंड इट आस्क अबाउट रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए, क्या करते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं करना, आर रेजिड्यू इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए, और जो ये दिया है पॉइंट कुछ नहीं करना है, जेड माइनस ए, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इनटू एफ जेड। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, हम भी यही वही करेंगे। किस पॉइंट पे पूछ रहा है, एन पॉइंट पे, तो रेजिड्यू आपका सिंपली एकदम निकल जाएगा, लिमिट, देखिए जिस पॉइंट पे पूछ रहा है एन पॉइंट पे, सो जेड टेंस टू एन, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, जेड माइनस एन, राइट, जो भी आपका दिया है ए पॉइंट पे जेड माइनस ए इनटू कैपिटल एफ जेड, यही तो पूछा हो रेजिड्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस बिकम लिमिट जेड टेंस टू एन एंड जेड माइनस स्मॉल एन इनटू एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ, पाई स्मॉल एफ जेड इंटू कॉट पाई जेड, राइट। ये हमें क्या पुट करना है, जेड टेंस टू एन पुट करना है। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पे हमें एफ जेड जो है आंसर भी देखिए क्या दिया हुआ है, एफ जेड भी आपका आंसर एफ एन के फॉर्म में आया है, यानी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी फंक्शन है, कोई इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, जो वैल्यू आएगी एन टेंस पे पुट करने पे आप सिंपली एन पुट करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो यूजफुल चीजें नहीं है उसको आप आउटसाइड रख लीजिए। पाई, देखिए पाई भी बाहर चला आएगा, और आपका यहाँ पे जब एन पुट करेंगे इसमें तो एफ एन भी बाहर चला आएगा, इसका कोई रोल नहीं। और अंदर देखिए क्या बचा, लिमिट जेड टेंस टू एन, और आपका आ गया जेड माइनस एन इंटू कॉट पाई जेड, राइट। अब आपको जब लिमिट इसकी पुट करनी है, आपको ध्यान देना है कि आपको अगर लिमिट पुट करनी है, आप लिमिट कैसे पुट करेंगे। तो देखिए इस कॉट पाई जेड को हम अगर यहाँ पे एन जेड टेंस टू एन पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको कॉट जेड को आप ब्रेक कर सकते हैं कैसे, दिस बिकम पाई एफ एन, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिमिट जेड टेंस टू एन, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एन कॉट पाई जेड, यू कैन राइट इट एज कॉस पाई जेड एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन पाई जेड, राइट। बहुत आसान है। देखिए अब अगर आप जेड टेंस टू एन पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में भी जीरो आएगा, कॉस यहाँ पे छोड़ दिए कॉस एन पाई, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, सेटअप इंटीजर है, जेड एन, एन आपको जो भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे कॉस, लेकिन डिनोमिनेटर में जो आएगा वो उसकी वैल्यू साइन एन पाई, आपको पता है जीरो होती है इसकी वैल्यू, साइन एन पाई दैट इज जीरो। तो जीरो बाई जीरो आ गया, और जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने का आपको पता है तरीका क्या है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं पाई एफ एन, राइट। और देखिए कास एन पाई, इसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो नॉन जीरो टर्म है, जीरो टर्म सिर्फ क्या है, जेड माइनस एन डिवाइडेड बाई साइन पाई जेड, राइट। तो आप यहाँ पे कॉस एन पाई इसको आप आउटसाइड में ले सकते हैं, और फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एन जेड, क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, न्यूमरेटर में आ गया 1, और डिनोमिनेटर में देखिए पाई कॉस पाई जेड, राइट। एंड वंस यू पुट हियर व्हाट एन, देखिए अगर यहाँ पे आप एन पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पाई एफ एन कॉस एन पाई, राइट, और इनटू इसकी जगह पे देखिए जैसे ही एन पुट करेंगे दिस बिकम 1 अपॉन पाई कॉस एन पाई, राइट। सो हियर basically this cos n pi pi and pi will be cancelled out, you will get only the function f n. In this way these type of questions are solved very easily, right. अगर आपको लगता है यहाँ पे इस स्टेप में एक फॉर्म और भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखिए सेम आंसर आएगा इसमें,
अगर आपको लगता है कि इसको बाहर नहीं लेना चाहिए तो आप यहाँ भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन दैट इज जेड माइनस एन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा आपका कॉस का माइनस पाई बाहर आ जाएगा साइन पाई जेड, राइट, एंड प्लस इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन 1 आ जाएगा और कॉस पाई जेड, राइट, एंड डिवाइडेड बाई आपको पता है डिवीजन में तो वही आएगा आपका साइन पाई जेड है, इसका डिफ्रेंशिएशन पाई कॉस पाई जेड। अब देखिए जैसे ही आप n की जेड की जगह n पुट करेंगे दिस टर्म विल बी व्हाट 0, सो अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, राइट, कॉस पाई जेड अपॉन पाई कॉस जेड, और बाहर आपका क्या बचा हुआ था, बाहर आपका था पाई एफ एन, राइट, so again these term will be cancelled out, you will get pi will be cancelled out, you will get the same function fn, right। so देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए कि हमें रेसिड्यू की डिफिनीशन क्या है। आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व होना है। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि गेट में जो जनरल की मेरिट है वो मैक्सिमम अभी तक 30 के आसपास अराउंड गई है, ठीक है, तो आपको 100 में सिर्फ 25 to 30% ही मार्क गेन करने हैं, यानी 2 मार्क्स वाला अगर क्वेश्चन है, अगर आप उसमें से 12 to 15 क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लेते हैं विथ एक्यूरेसी, यू कैन क्वालिफाई द गेट एग्जाम, राइट, वेरी इजी, यू हैव 15 क्वेश्चन इन 3 hours, राइट, विद द एक्यूरेसी you will definitely qualify the exam, right। next question देखिए, this question is asked in GATE 2018, this question is also very easy, these type of questions are frequently asked in the exam। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी एन इंटायर फंक्शन, बहुत क्लियर है, इसमें पहले दे दिया दिस इज इंटायर फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन की देखिए अलग अलग वैल्यू दिया है, f0 की वैल्यू 1 दे दिया, f1 की वैल्यू 2 दे दिया, एंड f डैश 0 दैट इज गिवन 0, राइट, 3 वैल्यूज आपको दिया है। और यहाँ क्या कह रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट m दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका डबल डेरिवेटिव, देखिए डबल डेरिवेटिव, एडिशनल कंडीशन देखिए, डबल डेरिवेटिव इज लेस देन आर इक्वल टू m, राइट, फॉर ऑल z, तब आपको क्या पता करनी है, f2 की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए हमें तो इनकी हेल्प से क्या निकालनी पड़ेगी, हमें वो फंक्शन चाहिए fz, जैसे ही मैं 2 पुट करूं हमें पता चल जाए आंसर क्या है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं, यहाँ पे f इज इंटायर दिया है और f इज बाउंडेड, f इज नहीं, f डबल डैश इज बाउंडेड, राइट, f इज इंटायर, उसका डेरिवेटिव भी इंटायर। देखिए अगर f इज इंटायर फंक्शन ये आपको दिया है तो इसका डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा, इंटायर ही होगा, राइट, फर्स्ट कंडीशन इज गिवन। सेकंड देखिए इसका बाउंडेड जो दिया है वो सेकंड डेरिवेटिव बाउंडेड दिया है, ना कि f बाउंडेड दिया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, f इज इंटायर एंड सेकंड वो सपोज कर लेते हैं f इज व्हाट बाउंडेड, f इज नॉट बाउंडेड, f डबल डैश इज बाउंडेड, तो आप कहेंगे f इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर f इज कांस्टेंट फंक्शन तो f1 की वैल्यू 2 दिया है तो इसमें ऑप्शन भी आप कहेंगे f2 की वैल्यू t आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बाउंडेड का कंडीशन दिया है, अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, दिस सेकेंड डेरिवेटिव इज बाउंडेड, दिस मीन्स दैट व्हाट दिस डबल डेरिवेटिव इज बेसिकली कांस्टेंट बाय लेवलिस थ्योरम, राइट, दिस इज इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज बेसिकली व्हाट कांस्टेंट बाय लेवलिस थ्योरम। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, किस कंडीशन से, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इंटायर भी है और सेकेंड डेरिवेटिव बाउंडेड भी है, हेंस बाय लेवलिस थ्योरम वी कैन से दैट इट सेकेंड डेरिवेटिव इज बेसिकली कांस्टेंट। अगर किसी भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट नंबर, लेट सपोज कर लीजिए a आता है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, f z क्या आ जाएगा यहाँ से a z प्लस b, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, दिस फंक्शन बिकम a z स्क्वायर बाई 2 प्लस बी जेड प्लस सी, राइट। फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट जो भी आपका फंक्शन पूछ रहा है वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, बहुत क्लियर है, जो फंक्शन आपसे पूछ रहा है जो फंक्शन वो क्या है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 जेड स्क्वायर प्लस b1 जेड प्लस सी, क्योंकि फाइनली ये फंक्शन तो क्या है, यही तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और a1 a/2 को भी हम कांस्टेंट a1 लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास
सारे कंडीशन दिए गए हैं। आपने वो फंक्शन निकाल लिया क्या? आपने फंक्शन निकाल लिया एफ जेड इज इक्वल टू a1 जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। अब a1 b और c की वैल्यू किसकी हेल्प से निकाल लेंगे? जो कंडीशन दिया है, पहला दिया f0 इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन पे देखते हैं, हमें चाहिए तीनों कांस्टेंट की वैल्यू। जैसे ही a1 b और c की वैल्यू निकल जाए, अब हम f2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए f पहला कंडीशन रखे f0 इक्वल टू 1, f0 इज इक्वल टू 1 से हमें क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू, देखिए 0 रख दीजिए राइट हैंड साइड में पूरा, c की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1। देखिए 1 इज इक्वल टू a1 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 एंड प्लस c, क्या मिल गया? c की वैल्यू 1। सो और सेकेंड कंडीशन को भी पुट करिए। सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे, आपके पास f1 की वैल्यू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी पुट करिए। राइट साइड में आप 1 पुट करिए, लेफ्ट साइड में यहाँ f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। दिस बिकम a1 व्हाट? a1 प्लस b एंड c की वैल्यू आपको 1 पहले से आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया? a1 प्लस b इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। और थर्ड क्या दिया है? उसका डेरिवेटिव। देखिए थर्ड कंडीशन दिया है आपका f डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए, जो फंक्शन है f डैश जेड निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 2a जेड एंड प्लस b, यही होगा। और कह रहा है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कह रहा है f डैश 0 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या निकल गया? 0 प्लस b, दैट इज दिस इंडिकेट b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट। तीनों कांस्टेंट निकल गए, a1 इज 1, b1 इज 0 एंड c इज बेसिकली 1। सो फाइनली यू गेट द पॉलिनोमियल, एंड दिस पॉलिनोमियल इज बेसिकली व्हाट? z स्क्वायर एंड प्लस 1। दिस इज द फाइनल पॉलिनोमियल। इट आस्क अबाउट f2, तो f2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 5। तो देखिए इस तरीके से आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमें थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, और उन थ्योरम्स के बेसिस पे हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन कैसे निकालना है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। तो कोई भी थ्योरम है, सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करने से कुछ भी नहीं बोलने वाला है। उन स्टेटमेंट को हमें प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करना है, ये टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं लेबलिस थ्योरम लगाने में। हमें ये पता होना चाहिए कि लेबलिस थ्योरम का रियल में स्टेटमेंट क्या है। इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। हियर दिस इट इज नॉट गिवन एफ डबल डैश इज बाउंडेड। आपको f के बाउंडेड के बारे में नहीं बोला, f डबल डैश इज बाउंडेड, and if f double dash is bounded, f double dash is also entire, then we can say that this f double dash is basically the constant on the basis of what? On the basis of Leibniz theorem, right? In this way you can apply the theorem and lemma and solve the question within the limited time, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, और एक क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। ये क्वेश्चन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो अक्सर चाहे वो CSIR का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, हर बार आता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से एक ज्योमेट्री को दूसरे में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ करनी है, और ये बहुत आसान 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ क्या है लिखा हुआ है, REZ and IMZ डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इट इज वेरी वेल नोन, सब जानते हैं Z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा y, और इसके रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज बेसिकली y। इट इज वेल नोन, वेरी। और देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम C यूनियन, राइट, इनफाइनाइट टू C यूनियन इनफाइनाइट, राइट, इंक्लूडिंग दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन इंक्लूडिंग द इनफाइनाइट इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए इसमें 3 फंक्शन दिया हुआ है, 3 6 दैट इज 0, t 3 माइनस 3i इज इक्वल टू i, एंड t 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए इसी के हेल्प से आपको क्या पता करना है, ये जो इमेज है, इमेज दिस इज बेसिकली ए सर्किल। देखिए ये सर्किल है, और सर्किल का जो सेंटर है वो 3 और रेडियस 3, दोनों 3 3 दिया हुआ। तो आपको बताना है इस जो
ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग है, ये ट्रांसफॉर्म होके, लेट सपोज कर लीजिए दिस इज द जेड प्लेन वेयर डी इज गिवन, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस डब्ल्यू प्लेन में ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका रियल जो ट्रांसफॉर्म होगा उसका रियल पार्ट लेस देन जीरो होगा, उसका रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो होगा, या उसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। आप जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टी जेड दैट इज किस फॉर्म में होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। वेरी सिंपल, दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म एंड हियर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। अच्छा देखिए ये कंडीशन दिया है, अगर हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन पता हो जाए तो कोई भी इस सर्किल के अंदर जो आपको डी रीजन दिया, कोई भी एक पॉइंट ले लें तो हमें पता चल जाएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, और वहीं से सारे ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको 3 कंडीशन दिया है उसी के बेसिस पे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो T6 की वैल्यू 0 दिया है, T6 की वैल्यू 0, यानी अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ फर्स्ट कंडीशन लगा के T6 इज गिवन 0, राइट। आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं किस पे ये 0 होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया रहता है वो बहुत आसान सा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप टी जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर 0 करना है 6 की वैल्यू, तो ये या तो ये होगा z माइनस 6, देखिए 0 तभी आएगा जब न्यूमरेटर में z माइनस 6 बाई डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देता हूं मैं r, ये हो सकता है 6 माइनस जेड अपॉन 6z प्लस डी। फर्स्ट वाला कंडीशन इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ ऐसे बना लिया, राइट, कर सकते हैं। देखिए सेकेंड वाला कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है कि 3 माइनस आई रखना है, लेकिन ये फोर्थ जो थर्ड कंडीशन है उसके बेसिस पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। T0 की बाई वैल्यू क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0। तो इसी फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 6, और अगर डिनोमिनेटर में जेड कर दूं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट भी आ जाएगी। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे दिस बिकम इनफाइनाइट, आर 6 माइनस जेड बाई जेड, राइट। मतलब ये जो फंक्शन है इन दोनों में से कोई एक फंक्शन हो सकता है, लेकिन उसको सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। आप चाहे तो मैनुअली भी पुट करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन, सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें निकालना है। अगला है T3 माइनस 3i की वैल्यू i होनी चाहिए। तो दोनों में देखिए, दोनों में से कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 माइनस आयोटा रखता हूं तो 3 माइनस 3 आयोटा फर्स्ट वाले में माइनस 6 डिवाइडेड बाई जेड, जेड मीन्स व्हाट, 3 माइनस 3 आयोटा, यही तो रखना पड़ेगा, 3 माइनस 3 आयोटा। एंड वंस यू सिंप्लीफाई 3 ये आ जाएगा आपका माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 कॉमन लेंगे 1 माइनस आयोटा, राइट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, अगर ये आयोटा आ गया तब तो यही होगा, अदरवाइज ये वाला हम सपोज कर लेंगे। सो दिस बिकम माइनस, और अगर इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस बिकम 1 प्लस आई का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, दिस बिकम प्लस 1, राइट। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, माइनस ए स्क्वायर 1 आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, माइनस आयोटा। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यानी माइनस आयोटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई तो आया नहीं है, ये इसकी वैल्यू कितनी लेनी चाहिए हमें, जो कंडीशन दिया हुआ था कंडीशन के अकॉर्डिंग आई आना चाहिए था। इसका मतलब अगर z माइनस 6 लिया था यहाँ पे हमने, अगर मैं 6 माइनस जेड ले लूँ तो आयोटा आ जाएगा, यानी दिस फाइनली वी गेट दिस इज द फाइनल आंसर, 6 माइनस जेड बाई जेड, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पे जब ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए एग्जाम में आपको क्लेवर बनना है और जल्दी से जल्दी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे तुरंत आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखिए चलिए ऑप्शन में आते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अपना हमें ये पता चल गया व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी हमें पता चल गया टी जेड इज इक्वल टू 6 माइनस जेड बाई जेड, दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा देखिए जो हमें ट्रांसफॉर्म करना वो डी रीजन दिया गया है, डी इज ए सर्किल
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड z माइनस 3 इज लेस देन 3। इसी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे वाले प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो 1 2 3 दिस इज द सेंटर एंड 4 5 6 हमें कहाँ तक ले जाना है, इसका रेडियस भी 3 है। तो देखिए ये सर्किल ये सेंटर है और ये ऐसे सर्किल बनेगा। तो अब इस सर्किल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेके देखते, चलिए 1 ही ले लेते हैं, 1, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करते हैं। t1 पुट करेंगे, दिस बिकम्स 6 माइनस 1 बाई 1 दैट इज 5, यानी यही तो w हुआ। tz इज इक्वल टू w, देखिए यहाँ पे w इज इक्वल टू tz। अब w में क्या आया, रियल पार्ट आया सिर्फ। w इज इक्वल टू आप जानते हैं इसमें u प्लस आयोटा v होता है और इसकी वैल्यू आ गई 5। ये रियल पार्ट इसका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज बेसिकली 0, यही आ रहा है। अब चारों ऑप्शन में जरा देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कह रहा है रियल पार्ट इज लेस देन 0। तो ये तो गलत कह रहा है क्योंकि रियल पार्ट क्या आया यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट पे अगर डिस्कार्ड कर गया तो वो डिस्कार्ड हो जाए। लेस देन 0 कह रहा है जबकि ग्रेटर देन 0 आया। फर्स्ट ऑप्शन में आइए, कह रहा है इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0, जबकि क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दिस मीन्स दैट इट इज ऑल्सो रॉन्ग। कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, 0 आया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0। देखिए जब भी आप कोई काउंटर एग्जांपल लें, दिस इज बेसिकली ए काउंटर एग्जांपल वेयर यू हैव टेकन ए पर्टिकुलर वैल्यूज, राइट। कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिए तो उसके लिए सिर्फ आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए ये गेट 2017 का क्वेश्चन। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े आसान है। आपको अगर ट्रिक्स पता है छोटे छोटे कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ये आपका गेट 2019 का क्वेश्चन है जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से पूछा हुआ है। बेसिकली काशी इंटीग्रल फार्मूला से बहुत आसान है, विद इन 2 मिनट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता के इसको सॉल्व करा सकता हूँ। इसी तरीके देखिए गेट 2018 में अगेन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम आया है। तो देखिए जो ये सारे ही प्रॉब्लम्स आए हुए हैं बहुत ही आसान है, बस आपको छोटे से ट्रिक्स की ज़रूरत है और इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आप मोर देन 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक्स से, राइट। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास या फिर क्रैश कोर्स, तो आप मेरे इस जो अभी चल रहा है स्कीम जो कि अगले 7 मंथ के लिए है, ये आपका अभी दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर से, लेकिन न्यू बैच जो स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है, नेट और गेट के लिए एक ही फीस में दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट 7 मंथ, जिसमें आपको डेली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और हर अल्टरनेट डेज पे लाइव सेशन रात में 10 से 12, ठीक है। ये आपको हर अल्टरनेट डेज पे मिलने वाले हैं और विथ मिनिमम चार्जेस पे, राइट। तो अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, राइट।